मरीन सेडिमेंट्स। स्टार्टिंग विद सेडिमेंट्स क्या होते हैं, हमने ये सेडिमेंटोलॉजी में पढ़ रखा है कि जो रॉक फ्रेगमेंट्स है, डेब्रिस है, डस्ट है, पार्टिकल्स, दीज आर ऑल द सेडिमेंट्स विच आर कमिंग फ्रॉम द रॉक इटसेल्फ। नाउ मरीन सेडिमेंट्स जो है वो चार टाइप्स के हो सकते हैं, लिथोजेनस, बायोजेनस, हाइड्रोजेनस और कॉस्मोजेनस। लिथोजेनस वो होंगे जो कि रॉक से डिराइव होंगे, बायोजेनस जो कि ऑर्गेनिज्म से डिराइव होंगे, हाइड्रोजेनस जो कि वाटर से डिराइव होंगे, एंड कॉस्मोजेनस जो आउटर स्पेस से आएंगे। ओके, सो दीज आर 4 टाइप्स ऑफ मरीन सेडिमेंट्स। अब हम इंडिविजुअली देखेंगे कि लिथोजेनस का क्या ओरिजिन रहता है, कॉम्पोजिशन रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, बायोजेनस का कैसा रहता है, हाइड्रोजेनस का कैसा रहता है, कॉस्मोजेनस का कैसा रहता है। स्टार्टिंग विद लिथोजेनस, तो लिथोजेनस सेडिमेंट्स हमने देखा कि दीज आर ऑल्सो रेफर टू एज टेरेजेनस सेडिमेंट्स एंड ये प्री एग्जिस्टिंग रॉक से डिराइव होते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम ओरिजिन की बात कर रहे हैं, तो एक रॉक था, उस पर टेम्परेचर, वाटर या केमिकल सब्सटेंसेस के इफेक्ट्स के कारण वेदरिंग होती है, एंड देन उसका जब फर्दर इरोजन होता है विंड, ग्रेविटी या स्ट्रीम्स के कारण, तो वो इरोडेड मटेरियल जाकर लिथोजेनस सेडिमेंट्स बना रहा है। दिस इज दी ओनली इरोजन, ठीक है, क्योंकि वो प्री एग्जिस्टिंग रॉक से आ रहे हैं। फर्दर उसकी कॉम्पोजिशन की जब हम बात करते हैं, तो जो कॉम्पोजिशन होगा, तो इनिशियली जो ये सेडिमेंट आ रहा है वो रॉक से ही आ रहा है, तो इस रॉक का जो कॉम्पोजिशन होगा तो सेडिमेंट का भी कॉम्पोजिशन वही होगा। एंड इसके साथ हमको ये बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो मोस्ट अबंडेंट मिनरल रहेगा वो क्वार्ट्ज ही रहेगा, क्योंकि क्वार्ट्ज बहुत ही स्टेबल और ड्यूरेबल मिनरल है, ठीक है। ये हमने सेडिमेंटोलॉजी में भी देखा था कि क्वार्ट्ज मोस्टली हर सेडिमेंट्री रॉक में प्रेजेंट आ रहा था, बिकॉज इट इज़ मोस्ट स्टेबल ड्यूरेबल मिनरल। ओके, जब हम लिथोजेनस सेडिमेंट की बात कर रहे हैं, तो सेडिमेंट टेक्सचर में हम देखते हैं कि ग्रेन साइज और सॉर्टिंग होती है। ग्रेन साइज में हमने देखा था वेंटवर्थ स्केल, जहाँ पर बोल्डर्स, कॉबल्स, पेबल्स, ग्रैन्यूल्स, सैंड, सिल्ट, क्ले थे, बोल्डर्स बीइंग द लार्जेस्ट, क्ले बीइंग द स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सेडिमेंट साइज है वो प्रोपोर्शनल रहती है एनर्जी नीडेड टू ले डाउन अ डिपॉजिट, ठीक है। अगर कोई डिपॉजिट है जहाँ पर बहुत हाई एनर्जी, जहाँ पर जो एरिया है उधर बहुत हाई एनर्जी, तो वो जो लार्ज पार्टिकल्स है लाइक कॉबल्स, पेबल्स, उसका कंपोस्ट होगा। वहीं पर अगर हम कोई फाइन ग्रेन डिपॉजिट देख रहे हैं, तो वो लो एनर्जी लेवल का एरिया होगा, ओके, और वहाँ पर करंट स्पीड भी बहुत लो होगी। सॉर्टिंग की जब हम बात करते हैं, तो एक तो वेल सॉर्टेड होता है, एक पुअरली सॉर्टेड होता है। वेल सॉर्टेड में हमने देखा था कि जब सेम साइज के पार्टिकल्स थे तो वहाँ पर वेल सॉर्टिंग दिख रही थी, और जब पुअरली सॉर्टेड था तो वहाँ पर डिफरेंट साइजेस के पार्टिकल्स थे। दिस इज इट फॉर ग्रेन साइज एंड सॉर्टिंग। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम बात करते हैं, तो हमको एक रफ आउटलाइन जो होती है मरीन सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स की, वो होती है नेरेटिक डिपॉजिट और पेलेजिक डिपॉजिट। ये हम बायोजेनस में भी देखेंगे, हाइड्रोजेनस में देखेंगे कि एक नेरेटिक डिपॉजिट्स होते हैं, एक पेलेजिक डिपॉजिट्स। नेरेटिक जो कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ के वहाँ पाए जाते हैं एंड कोर्स ग्रेन्ड होते हैं मोस्टली, और पेलेजिक डिपॉजिट्स जो कि डीप ओशन बेसिन्स में पाए जाते हैं और टिपिकली फाइन ग्रेन्ड होते हैं। दिस इज एन आउटलाइन ऑफ मरीन सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स, जो कि 2 तरह के होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो लिथोजेनस सेडिमेंट्स है उनके नेरेटिक डिपॉजिट्स की, तो एक होता है बीच डिपॉजिट्स। सो जब हम बीच डिपॉजिट्स की बात कर रहे हैं, तो बीच आर कंपोज मोस्टली ऑफ क्वार्ट्ज रिच सैंड। बीचेस जो होते हैं वो क्वार्ट्ज रिच सैंड से कंपोज होते हैं, और ये क्वार्ट्ज रिच सैंड जो है वो हमारे पास रिवर्स के थ्रू आती है और कोस्ट पे डिपॉजिट होती है, ठीक है। बट हमारे पास कोई दूसरे, इसमें जैसे जो साइज ऑफ पार्टिकल्स है और कॉम्पोजिशन ऑफ पार्टिकल्स है वो बहुत हमारे पास वेरी कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ क्वार्ट्ज रिच सैंड बोला है तो सिर्फ क्वार्ट्ज का ही कंपोजिशन होगा, बट इट कैन बी कंपोज ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ साइजेस एंड कॉम्पोजिशन, ओके। एंड बीच डिपॉजिट्स, दिस इज नेरेटिक डिपॉजिट, जिसमें एक बीच डिपॉजिट्स है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्टिनेंटल शेल्फ डिपॉजिट। जो सेडिमेंट्स कॉन्टिनेंटल शेल्फ को कवर करते हैं उनको रेलिक सेडिमेंट्स भी बोलते हैं, एंड 3000 to 7000 ईयर्स अगो वो डिपॉजिट हुए थे, और अभी तक उनको कोई रिसेंट डिपॉजिट ने कवर नहीं कर रखा है। सो दीज आर कॉन्टिनेंटल शेल्फ डिपॉजिट्स। नेक्स्ट कम दी टर्बिडाइट डिपॉजिट्स। टर्बिडाइट डिपॉजिट्स हमने देखा था कि प्रीवियस लेक्चर में कि टर्बिडिटी करंट्स थे जो कि एवलांचेस ऑफ मडी वाटर थे, एंड वो अपने साथ डेब्रिस और मटेरियल लेकर आ रहे थे, एंड दे वर क्रिएटिंग दी सबमरीन कैनियंस, ठीक है। तो दे आर ऑल्सो कैरिंग दिस सेडिमेंट्स डाउन द कॉन्टिनेंटल margin, and they are depositing these material to create the deep sea fans, okay। और इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक लेयरिंग होती है जो कि ग्रेडेड बेडिंग होती है, ये हमको टर्बिडाइट डिपॉजिट्स में मिलती है, ओके।
you must go to previous video to see this turbidite deposits. Okay, so these are again the neritic deposits, क्योंकि ये continental margin के ही deposit हो रहे हैं. Next we have glacial deposits. So poorly, ये क्या होते हैं, poorly sorted deposits होते हैं जिनमें particle size oldest से clay तक रेंज करती है. नाउ जो ये ग्लेशियल डिपॉजिट्स होते हैं ये मोस्ट रिसेंट आइस एज जो थी उसका रिजल्ट है. एंड ये कवर करते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ. दीज कवर द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड वो मेल्ट हो गए. नाउ इस प्रोसेस में क्या हुआ कि जो रॉक पार्टिकल्स ग्लेशियल आइस में थे तो वो दोज broke away and they formed the coastal glaciers. They broke away from the glaciers and these were the particles or these were the deposits जो हम अभी continental area में देख सकते हैं as a neritic deposits. Okay, so these are the glacial deposits. Next we have the pelagic deposits. Pelagic deposits हमने देखा था कि fine grained होते हैं and ये इनका जो फाइन ग्रेन सेडिमेंट पार्टिकल है वो बेसिकली वोल्केनिक इरप्शंस या डस्ट से आता है जो कि डीप ओशन करंट्स कैरी करते हैं. जो पार्टिकल्स डीप ओशन करंट्स के द्वारा कैरी किए जाते हैं. देन इसमें हमारे पास जो एक डिपॉजिट है दैट इज एबिसल क्ले. तो एबिसल क्ले क्या होता है, इस क्ले में 70% फाइन क्ले साइज पार्टिकल्स होते हैं जो कॉन्टिनेंट से आते हैं एंड ऑफ कोर्स पेलेजिक है तो ये डीप ओशन में डिपॉजिट हो रहे हैं. So even though they are far from the land क्योंकि deep ocean में है, these plains contain thick sequences of abyssal clay and deposits composed of particles transported greater distance by the wind and ocean currents. ठीक है, deposited on the ocean floor. Now abyssal clays में क्या होता है, oxidized iron होता है जिसके कारण इनका रेड ब्राउन कलर हो जाता है. ठीक है, तो इसलिए इनको रेड क्लेस भी बोला जाता है. And predominance of abyssal clay on abyssal plain is caused not by an abundance of clay setting on the ocean floor but by the absence of other material that would otherwise dilute it. Moving on to biogenous sediments. Biogenous sediments हमने देखा bio का meaning होता है life and generate का meaning होता है produce. तो जो भी हमारे पास organisms से sediments आ रहे हैं वो biogenous sediments है. ओके, अब ये organisms से कैसे आ रहे हैं, जो organisms का hard part है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट था और जब वो ऑर्गेनिज्म मर जा रहा है तो वो जो हार्ड पार्ट है वहाँ से हमारे पास ये बायोजेनिक सेडिमेंट्स आ रहे हैं. सो दिस इज ओनली द ओरिजिन कि जब हम ओरिजिन ऑफ बायोजेनिक सेडिमेंट्स की बात करेंगे तो दीज आर हार्ड पार्ट्स, द शेल्स, बोन्स एंड टीथ्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो रेंज करते हैं एल्गी से प्रोटोजोन्स तक and fish to whales तक. ठीक है, तो when organisms that produces hard parts die, they remain settled down on the ocean floor and these accumulate as biogenous sediments. अब बायोजेनिक सेडिमेंट्स दो टाइप के होते हैं, एक माइक्रोस्कोपिक एक माइक्रोस्कोपिक. माइक्रोस्कोपिक जो बायोजेनिक सेडिमेंट्स होंगे नाम से ही पता चल रहा है कि बहुत लार्ज इनफ होंगे, उनको बिना माइक्रोस्कोप के भी हम देख सकते हैं. तो शेल, बोन्स एंड टीथ्स होते हैं. माइक्रोस्कोपिक जो है वो बहुत छोटे होते हैं एंड हम इसको माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं. तो इसमें क्या आते हैं, टेस्ट आते हैं. ठीक है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस टाइनी शेल्स विच आर कॉल्ड एज टेस्ट. तो ये टेस्ट जो है वो सिंक होने लग जाते हैं जैसे ऑर्गेनिज्म डाई करता है और ये सब रेन डाउन करते हैं ओशन फ्लोर तक एंड वहाँ पर अक्यूमुलेट होकर ये लोग ये जो टेस्ट है वो डिपॉजिट बनाते हैं जिसको बोलते हैं ooze. ये हम आगे वाली वीडियोस में देखेंगे कि कैसे सिलिशियस ooze या कैलकेरियस ooze बन रहा है. नाउ कॉम्पोजिशन ऑफ बायोजेनिक सेडिमेंट्स की जब बात करते हैं तो कॉम्पोजिशन में केमिकली दो कंपाउंड जो है वो बहुत कॉमन होते हैं बायोजेनिक सेडिमेंट्स में. एक होता है कैल्शियम कार्बोनेट, एक होता है सिलिका. सो यहाँ पे दिस इज एन इम्पॉर्टेंट लाइन कि जो सिलिका है वो जब पानी के साथ कंबाइन होकर हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ सिलिका बनाती है तो उसको हम ओपल बोलते हैं. सो इफ आस्क्ड द डिफरेंस बिटवीन सिलिका एंड ओपल और व्हाट इज ओपल, सो यू शुड नो कि हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ सिलिका इज ओपल. Now talking about silica silicious ooze and calcium carbonate calcareous ooze. So जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है कि जो सिलिका सिलिशियस ooze होगा तो वो सिलिकेट मटेरियल से बना होगा एंड जब हम कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्केरियस ooze की बात करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा. अब सिलिशियस ooze में क्या है कि जो सिलिशियस ooze है वो मोस्टली एल्गी, डायटम एल्गी या फिर प्रोटोजोन रेडियोलैरेंस से बनी हुई होती है. ठीक है, और जो हमारे पास सिलिका है वो इनसे आ रही है हमारे पास. ओके, सो मोस्ट सिलिका इन द बायोजेनस ooze comes from the microscopic algae called diatoms
ओके, एंड प्रोटोजोन्स कॉल्ड दी रेडियोलैरेंस। नाउ जो डाई एटम्स है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और उनको सनलाइट की ज़रूरत होती है, तो दे आर फाउंड ऑन दी अपर सरफेस जहाँ पर सनलाइट होती है, ठीक है। सो दीज डाई एटम्स आर फ्री फ्लोटिंग और प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एंड ये क्या करते हैं कि ये अपने जो ऑर्गेनिज्म है उसके आउटर सरफेस पे एक ग्लास ऑफ सिलिका बना देते हैं एज इन प्रोटेक्टिव कवरिंग, और फिर उसके अंदर रहते हैं, ठीक है। सो क्या होता है कि जब ये ऑर्गेनिज्म मर गया तो जो ग्लास ऑफ सिलिका है वो हमको मिल जाता है एज इन बायोजिनस सेडिमेंट, ओके। एंड देन हमारे पास है रेडियोलैरेंस। तो रेडियोलैरेंस आर अगेन माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल प्रोटोजोन्स जो कि मोस्टली प्लैंक्टोनिक ही होते हैं, एंड जैसे उनका नेम सजेस्ट करता है कि दीज आर स्पाइक्स रेडियोलैरेंस, ओके। सो रेडियो का मतलब होता है स्पोक या रे, सो दीज आर दो स्पोकी और वी कैन से दे हैव लॉन्ग स्पाइक्स और रेज ऑफ सिलिका। तो उनके जो शेल से ऐसी स्पाइक्स निकलती है जो सिलिका की बनी हुई होती है, एंड सेम यहाँ पर भी जब ऑर्गेनिज्म डाई करता है तो वी गेट दी स्पाइक्स एंड दीज आर ऑफ सिलिका, सो हमारे पास सिलिशियस बायोजिनस सेडिमेंट आ जाता है थ्रू दिस। देन वी हैव कैल्शियम कार्बोनेट। सो कैल्शियम कार्बोनेट का जो सोर्सेज हमारे पास एक है फोरामिनिफेरा और एक है कोकोलिथोफोर्स, ओके। These two are significant sources of the calcium carbonate. Now again कोकोलिथोफोर्स है वो सिंगल सेल एल्गी है एंड these are also planktonic. अब ये क्या करते हैं कि these produce the thin plates, ठीक है, जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है, एंड ये इनका जो टेस्ट होता है वो बनाती है जो स्पाइकी सॉरी लाइक प्लेटी जो कैल्शियम कार्बोनेट का टेस्ट के ऊपर कवरिंग है वो कैल्शियम कार्बोनेट का, ओके। सो अगेन यहाँ पर भी जो ऑर्गेनिज्म डाई करेगा सो वील गेट दोज प्लेट्स एज दी बायोजिनस सेडिमेंट। नेक्स्ट वी हैव फोरामिनिफेरा। तो फोरामिनिफेरा है तो अगेन फोरामिनिफेरा में दीज आर प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिजम्स सिंगल सेल प्रोटोजोन्स एंड दे डू नॉट फोटोसिंथेसाइज। तो ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं। ये भी एक हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट टेस्ट प्रोड्यूस करते हैं जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म रहता है, ठीक है। सो अगेन ऑर्गेनिज्म डाई देन वी गेट दिस। सो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट का एक और सोर्स है। तो सिलिका में वी हैव डायटम्स एंड रेडियोलैरेंस, कैल्शियम कार्बोनेट का वी हैव फोरामिनिफेरास एंड कोकोलिथोफोर्स। फोरामिनिफेरास में वी हैव अगेन दीज आर प्रोड्यूसिंग अ टेस्ट जिसमें ऑर्गेनिज्म रह रहा है। कोकोलिथोफोर्स में प्लेट्स बन रही है, जैसे ऑर्गेनिज्म डाई करेगा जो प्लेट्स हैं जिनको कोकोलिथ बोलते हैं तो वो ओशन फ्लोर पे अक्यूमुलेट कर लेती है और कोकोलिथ रिच ooze बना देती है, ठीक है। और यहाँ पर सिलिशियस ooze बनती है जो कि डायटम्स और रेडियोलैरेंस एक कवरिंग प्रोवाइड करते हैं सिलिका की उनके ऑर्गेनिज्म को, तो दैट वी गेट एज सिलिका और द सिलिशियस बायोजिनस सेडिमेंट्स। नाउ टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोजिनस सेडिमेंट्स, तो अगेन यहाँ पर हमारे पास नेरेटिक डिपॉजिट्स और पेलेजिक डिपॉजिट्स होंगे। तो नेरेटिक में वी हैव कार्बोनेट डिपॉजिट्स। तो कार्बोनेट मिनरल्स कंटेन CO3 in their chemical formula. Rocks from the marine environment composed primarily of calcium carbonates are limestone. We know this. We have gone through the sedimentology series जहाँ पे हमने देखा था कि limestones are the one which are calcium carbonate rich rocks. Okay, so rocks from the marine environment composed 50% और मोर कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो लाइमस्टोन ही होते हैं, एंड मोस्ट लाइमस्टोन कंटेन दीज शेल्स सजेस्टिंग अ बायोजिनस ओरिजिन व्हाइल अदर्स अपीयर टू हैव फॉर्म डायरेक्टली फ्रॉम सी वाटर विदाउट दी हेल्प। एक तो जो लाइमस्टोन है वो बायोजिनस मतलब इन शेल से ही कैल्शियम कार्बोनेट आ रहा है और बन रहे हैं, और कुछ कुछ डायरेक्ट सी वाटर से भी बन सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी मरीन ऑर्गेनिज्म, ओके, विदाउट द हेल्प ऑफ मरीन ऑर्गेनिज्म। सो डायरेक्ट सी वाटर से भी बन सकते हैं एंड बायोजिनस ओरिजिन भी हो सकता है उनका। नेक्स्ट वी हैव स्ट्रोमेडोलाइट्स। स्ट्रोमेडोलाइट्स आर लोबेट स्ट्रक्चर्स जिनमें फाइन लेयर्स ऑफ कार्बोनेट देखी जाती है, and these form in specific warm shallow water environments. Cyanobacteria, this is the first bacteria जो photosynthetic bacteria which produces these deposits, okay। तो ये क्या करता है कि it traps the fine sediments in a mucus mat, एंड जो दूसरी algae होती हैं फिर वो अटैक करके इन सब कार्बोनेट पार्टिकल्स को ट्रैप करती है, एंड
As layer upon layer of these algae colonize the surface, a bulbous structure is formed. यहाँ पे you can see this structure. This is stromatolite, and you can see this is a bulbous structure. So this is being formed by this um, by the algae which are binding together the carbonate particles. So again, this is the neritic deposit. Next, we have pelagic deposits. Pelagic deposits जो कि deep ocean में बनेंगे. First is the siliceous ooze. Siliceous ooze contains at least 30% of the hard remains of silica secreting organism. यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिलिशियस ooze में वी शुड नो वन थिंग कि जैसे जो सिलिका है वो हर डेप्थ पे पाई जा रही है, ठीक है ना, हर डेप्थ पे डिजॉल्व हो रही है. सो हमारे पास ये सिलिशियस ooze कैसे हमारे को मिल रहा है. सो द थ्योरी इज कि जैसे अगर थोड़े बहुत सिलिका टेस्ट सिंक हो रहे हैं तो वो क्या हो जाता है कि डिजॉल्व हो जाते हैं सरफेस तक आते आते. बट अगर एक साथ बहुत सारे सिलिका टेस्ट सिंक करेंगे तो वो सब अक्यूमुलेट होके सिलिशियस ooze बनाएंगे. ओके, एंड you can read this. It contains 30% of the hard remains of silica secreting organisms. Siliceous ooze contains mostly of diatoms. It is called diamid. जब सिलिशियस ooze में मोस्टली डायटम्स होंगे, हमने यहाँ पे देखा था कि एक डायटम है और एक और हमारे पास रेडियोलैरन्स है, एंड यहाँ पर भी है फोरामिनिफेरस एंड कोकोलिथोफोर्स. तो अगर हमारे पास डायटम ज़्यादा है तो इट विल बी कॉल्ड एज डायटोमेशियस ooze, एंड अगर रेडियोलैरन्स ज़्यादा होंगे तो रेडियोलैरन ooze हो जाएगा. एंड also if it contains single cell silicoflagellates so it will be silicoflagellate ooze. Okay, and इसका formation में बस यही है कि the water is undersaturated in silica. Okay, so the silica is being dissolved at every depth. तो यहाँ पर अगर we have few chest sinking तो सिलिका डिजॉल्व हो जाएगी नीचे आ जाने पर. अगर हमारे पास बहुत सारे एक साथ टेस्ट भी गेट इट, सो दिस these tests will accumulate at the bottom of the ocean, and this will form the siliceous ooze. Then we have the calcareous ooze. Calcareous ooze में हमने देखा कोकोलिथोफोर्स या फोरामिनिफर्स होंगे. सो कोकोलिथोफोर्स ज़्यादा है तो कोकोलिथ ooze हो जाएगी, फोरामिनिफर्स ज़्यादा है तो फोरामिनिफर ooze हो जाएगी. अब इसमें क्या है कि we have कि the depth in the ocean at which pressure is high enough and amount of carbon dioxide is great enough to begin dissolving calcium carbonate is known as lysogline, and below the lysogline calcium carbonate dissolves at an increasing rate with increasing depth until the calcite composition depth. इसमें again you should know कि how we are getting this calcareous ooze. So जब हम calcareous ooze की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो उसका डिस्ट्रिक्शन वेरीज एट डेप्थ, ठीक है. अब जो वार्म सरफेस है वो शैलो पार्ट ऑफ द ओशन है, एंड शैलो पार्ट ऑफ द ओशन पे वी हैव वार्म सरफेसेस. ओके, सनलाइट के कारण. सो सी वाटर जो है वो सैचुरेटेड होता है कैल्शियम कार्बोनेट से, तो वहाँ पर कैल्साइट डिजॉल्व नहीं होगी. पर जब हम डीप ओशन में जाएंगे तो वहाँ पर कोल्ड वाटर मिलेगा, एंड जो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो भी ज़्यादा होगी. तो ये जो हाई कार्बन डाइऑक्साइड होगी दिस विल फॉर्म द कार्बोनिक एसिड एंड इट विल कॉज द कैल्केरियस मटेरियल टू डिसॉल्व. कुछ भी अगर जो हमारे पास कैल्केरियस मटेरियल था कोकोलिथोफोर्स या फोरामिनिफर्स का, तो वो यहाँ पर बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एसिड, रिमेंबर दिस, कोल्ड वाटर, presence of CO2 and formation of the carbonic acid. तो ये जो carbonic acid होगा this will dissolve the calcareous material. So the higher pressure is also a reason जो यहाँ पर होता है because of dissolution of calcium carbonate. So यहाँ पर we have the dissolution. Now what happens is कि this we saw lysogline. So depth in ocean at which pressure is high enough, यहाँ पर pressure बहुत ज़्यादा है, and amount of carbon dioxide is also great enough to begin the dissolution of the calcium carbonate. So this is the lysogline, and lysogline के नीचे जब हम जाएंगे so we will have calcium carbonate dissolving at increasing rate with increasing depth until the calcium carbonate depth. यहाँ पर calcite composition depth आ रही है, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमारे पास इट विल बी कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसकी डिसोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा, रेट बहुत ज़्यादा होगी डेप्थ के साथ साथ, बट कैल्साइट कॉम्पोजिशन डेप्थ रीच करने के बाद इट विल बी ओवर. ओके, सो दिस इज इट फॉर द कैल्केरियस ooze.
Okay, now we should know what are hydrogenous sediments. These were the third type of sediments. So hydrogenous sediments water generated है, ठीक है, वाटर में जो डिजॉल्व मटेरियल है वहाँ से हमारे पास ये सेडिमेंट्स आ रहे हैं. इनके ओरिजिन की बात करते हैं तो सी वाटर में बहुत सारे डिजॉल्व मटेरियल है. केमिकल रिएक्शन विद सी वाटर कॉजेज सर्टेन मिनरल्स टू कम आउट ऑफ सोल्यूशन और प्रेसिपिटेट. हो सकता है इवेपोरेशन हो रहा है तो हमारे पास कुछ मिनरल्स प्रेसिपिटेट हो जा रहे हैं. और यहाँ पर लिखा हुआ है कि precipitation usually occurs when there is change in conditions such as the change in temperature or pressure or addition of chemically fluids, active fluids. So when we are talking about composition and distribution of hydrogenous sediments, first हमारे पास है manganese nodules. तो ये जो manganese nodules है ये rounded hard lumps of manganese, iron और other metals like we have here major components as the manganese dioxide, iron oxide and accessory metals like the कॉपर, निकल एंड कोबाल्ट. सो इसका पूरा कॉम्पोजिशन यही होता है. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट देयर ओरिजिन, सो ओरिजिन इज क्वाइट अनरिजॉल्व, बट ये माना जाता है कि कुछ बैक्टीरियाज ने या कुछ दूसरे मरीन ऑर्गेनिजम्स के कारण दिस manganese nodules are being formed. Okay, so we should know कि these are rounded hard lumps of manganese, iron and other metals like copper, nickel, cobalt, and this is a part of hydrogenous sediments. Okay, then we have phosphates. Phosphate bearing compounds occur abundantly as coatings on rocks and nodules on the continental shelf and on the banks of depth. यहाँ पर we have these phosphates which are again as coatings on rocks के ऊपर coatings है या फिर nodules which are present at the continental shelf and on banks of depth shallower than 1 kilometer. Okay, depth जहाँ पर shallow depth है वहाँ पर या फिर हम कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर से जो छोटी डेप्थ होगी या 1 किलोमीटर से ऊपर जो पाए जाएंगे these will be the phosphates. Then we have carbonates. So carbonates के दो important जो mineral हैं marine sediments में वो aragonite और calcite है, और इन दोनों में भी these both are composed of calcium carbonate. And again this is part of hydrogenous sediments. Then we have metal sulfides. Metal sulfides हमारे पास कहाँ से आ रहे हैं? If you have gone through the previous video, we saw there कि वहाँ पर we had hydrothermal vents और वहाँ से हमारे पास आ रहा था एक तो वार्म वाटर आ रहा था, वार्म वाटर वेंट्स थे, एक वाइट स्मोकर्स थे और एक ब्लैक स्मोकर्स थे. ये हमने प्रीवियस वीडियो में देख रखा है, नहीं देखा तो जाकर देख लो. एंड वहाँ पर भी सो कि जो ब्लैक स्मोकर्स हैं वो कंटेन करते हैं मेटल सल्फाइड्स जो उसको ब्लैक कलर दे रहे हैं. ओके, सो मेटल सल्फाइड्स कहाँ से आ रहे हैं? दीज आर कमिंग फ्रॉम हाइड्रोथर्मल वेंट्स एंड ब्लैक स्मोकर्स अलोंग द मिड ओशियनिक रिज. एंड ये कंटेन करते हैं आयरन, निकल, कॉपर, जिंक, सिल्वर एंड अदर मेटल्स in varying proportion. Okay, and since they are transported from the mid-oceanic ridge by the sea floor spreading, these deposits are found throughout the ocean floor. ये ocean floor पे कहीं भी पाए जा सकते हैं. Okay, and यहाँ पर phosphorus हमने देखा था कि shallow depth less than 1 kilometer पे पाए जाते थे. इवेपरेशन के कारण जो हमारे पास प्रेसिपिटेट आ रहा है, दीज आर द सेडिमेंट्स जो हाइड्रोजनस सेडिमेंट्स है. ये हमने पहले ही डिस्कस कर दिया था, ठीक है, कि इनका ओरिजिन है कि इवेपरेशन के कारण वी आर गेटिंग द प्रेसिपिटेट्स. ओके, नेक्स्ट वी हैव कॉस्मोजेनस सेडिमेंट्स. कॉस्मोजेनस इज अगेन जो हमारे पास एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सोर्सेज से आ रहे हैं या फिर आउटर स्पेस से आ रहे हैं. नो, इसका ओरिजिनल कॉम्पोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्वाइट ईजी है. इसमें see we have microscopic spherules and then we have macroscopic meteorite. So जो microscopic spherules है ये बहुत छोटे globular masses हैं जो silicate rock material के composed होते हैं and ये these are formed by extra terrestrial impact events on the earth. Okay, and इसमें क्या होता है कि कोई दूसरे planet से there is ejection of molten material, ठीक है. So जो ये मोल्टन मटेरियल होता है इसको टेक्टाइड्स बोलते हैं, और जो ये टेक्टाइड्स है फिर ये अर्थ पे रेन डाउन करते हैं एंड दीज आर व्हाट आर द कॉस्मोजेनिक सेडिमेंट्स. ओके, एंड सम यहाँ पर वी शुड नो कि सम आर कंपोज्ड ऑफ आयरन, निकल जो कि एस्ट्रॉइड बेल्ट से आ रहे हैं बिटवीन मार्स एंड जुपिटर. एंड अगेन दिस मटेरियल इज कमिंग
डाउन टू द अर्थ, एंड हमारे पास जो है कॉस्मोजेनस सेडिमेंट्स जो कि आयरन निकल कॉम्पोजिशन के वो मिल जाते हैं। माइक्रोस्कोपिक मीटियोर डेब्रिस में क्या है कि दीज आर वेरी रेयर और नॉट, बट हमारे पास जब भी मीटियोर इम्पैक्ट्स होती हैं, मीटियोर इम्पैक्ट्स होते हैं या मीटियोर्स आ रहे हैं या जिस भी साइट्स पे मीटियोर्स गिर रहे हैं, सो वहाँ पर दीज कैन बी फाउंड। ओके, नाउ जो मीटियोर्स हैं दीज आर वेरी लार्ज, these come when these come inside the earth, तो एक तो इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है एंड कुछ इतने ज़्यादा बड़े होते हैं कि उनकी जो एनर्जी होती है, जितनी एनर्जी वो रिलीज़ करते हैं वो मतलब बहुत सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स हम ब्लास्ट कर दे उसकी इक्विवेलेंट होती है, इतनी एनर्जी होती है जो मीटियोर्स आ रहे हैं। ओके, सो ये जो मीटियोर मटेरियल है तो इसको हम अगेन हमारे पास एक तो है सिलिकेट रॉक मटेरियल, एक आयरन निकल है। तो जो सिलिकेट रॉक मटेरियल सिलिका का सिलिकेट का कंपोजिशन सिलिकेट का होता है तो दीज आर कॉन्ड्राइट्स, एंड जो आयरन निकल के कॉम्पोजिशन में होते हैं दीज आर आयरन्स। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड जस्ट यू शुड नो कि 4 मरीन सेडिमेंट्स हैं एंड हमने देखा कि किस किस का कैसा ओरिजिन था, किस किस का कैसा कॉम्पोजिशन था, एंड उसके आगे उनके नेरेटिक और पेलेजिक डिपॉजिट्स कौन कौन से। नेरेटिक डिपॉजिट्स थे जो कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ के वहाँ थे एंड दे वर कंपोज्ड ऑफ कोर्स ग्रेन पार्टिकल्स। ओके, एंड पेलेजिक डिपॉजिट्स थे जो कि डीप ओशन बेसिन में थे और फाइन ग्रेन पार्टिकल्स ही थे। एंड यहाँ पर यू शुड गो थ्रू दिस वीडियो टू जस्ट हैव अ लुक on what all marine sediments are there, and यहाँ पर calcite composition depth and siliceous ores के बारे में you should know, you will find questions from calcite composition depth and rest all you should know. Okay, so thank you for watching.